इसी क्लासेज की आज एनवायरमेंटल साइंस की क्लासेज में सभी एसीएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, एनवायरमेंटल साइंस के जो सिलेबस के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, जो एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस है, उसकी जो आखिरी यूनिट है 10 नंबर की यूनिट है, उसके अंदर कुछ कॉन्फ्रेंसेज और रिपोर्ट्स की बात की गई है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इन कॉन्फ्रेंस और जो रिपोर्ट्स है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो सभी जो टॉपिक्स सिलेबस में यूनिट 10 में दे रखे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो आज तक ऑल इंडिया के अंदर जब भी एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कोई भर्ती का से रिलेटेड कोई एग्जाम हुआ है, वहाँ पर इस यूनिट में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि इस यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे हर तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यूनिट 10 की एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं। तो देखिए, एनवायरमेंटल साइंस की यूनिट 10 के अंदर जो आपके एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम दे रखा है कॉन्फ्रेंस एंड रिपोर्ट्स ऑन एनवायरमेंट। तो देखिए, इस लाइन का मतलब ये कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कोई कॉन्फ्रेंस हुई है आज तक या कोई जो भी रिपोर्ट्स आई है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि इन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस या रिपोर्ट्स होती है, इन सब की कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ये सारा काम ऑल वर्ल्ड लेवल पे कौन करता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होगा कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। उन्हीं बहुत सारी एक्टिविटी में से जो एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी ये भी है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो चाहता है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ यहाँ पर काम किया जाए। बहुत साल पहले, आज से बात करें 20-30 साल पहले, यूनाइटेड नेशन को लगा कि भाई कि हमको एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर काम करना चाहिए। और एनवायरनमेंट का जो डैमेज हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, उसका कारण क्या है कि जिस तरह से कंटिन्यूअसली ये जो डेवलपमेंट हुआ है इन 20-30 सालों के अंदर, उस डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस सब चीज़ों को देखते हुए ही यूनाइटेड नेशन या इससे जुड़े हुए जो भी कंट्रीज़ हैं उनको लगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बस इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि उसने सोचा कि कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंस या रिपोर्ट वगैरह हमको जनरेट करनी चाहिए या ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ऐसा जो यूनाइटेड नेशन को जो सबसे पहले जो लगा, इनको 1972 की बात करें, 1972 के अंदर जो अपना यूनाइटेड नेशन है, इसने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर, जहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। उस वक्त की एक 1972 की ये बहुत बड़ी क्या थी, एक कॉन्फ्रेंस थी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी। क्योंकि इस टाइम से ही यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर एनवायरनमेंट को बचाने की बातें शुरू हुई। तो स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर यूनाइटेड नेशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने क्या करा, वहाँ पर स्टार्ट किया 1972 के अंदर। और इसी को बहुत बार स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट बोल दे तो भी आपको क्या बताना है, 1972। और स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से अगर अपने को बोल दिया जाए तो भी आप हमेशा उसको क्या बोलोगे, 1972। तो इस 1972 के अंदर जब इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया तो यहाँ पर इनको लगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स डिसाइड किए। क्योंकि सब इनका एम क्या था यूनाइटेड नेशंस का, कि भाई एनवायरनमेंट को बचाना। वर्ल्ड का हर कोई कंट्री चाहता है कि भाई कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये एक पहला और एक अच्छा कदम था जिसके अंदर सब लोगों ने मिलके यहाँ पर सोचा कि कहीं ना कहीं हमको एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। तो उसी के अंदर यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम, स्वीडन, 1972 में शुरुआत की गई। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स को सेट आउट किया गया।
अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस जगह पर क्या किया गया, कुछ प्रिंसिपल्स को सेट आउट किया गया। अब ऐसे सेट आउट जो प्रिंसिपल्स थे वो सब किससे रिलेटेड थे, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। तो इन प्रिंसिपल्स को सेट आउट किया गया जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के इशू से रिलेटेड थे। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की जिस तरह से कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो कि वर्तमान में रिसोर्सेज का जो नेचुरल रिसोर्स है जो उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा लेवल पर, तो इसको भी मैनेज किया जाना चाहिए। पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रिंसिपल डिसाइड किए जाने चाहिए। और इस सम्मेलन के अंदर सबसे एक बड़ी बात रखी गई कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इस तरह का है कि अगर डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं क्षति हो रही है, एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं पर डैमेज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेट आउट हुए थे वो किसके लिए थे, एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड थे, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड थे, और सबसे बड़ी बात थी कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को डिसाइड किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से 1972 से यहाँ से एनवायरनमेंट के बारे में एक तरह से विचार आना शुरू हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन को जब इस कॉन्फ्रेंस को वही कराना था, ऑर्गेनाइज करवाना था, तो यूनाइटेड नेशन के पास तो बहुत सारे काम होते हैं भाई, यूनाइटेड नेशन के पास में बहुत सारे काम होते हैं, तो इस काम को करवाए किससे जाए। तो उसने ही क्या करा, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इसका एक पार्ट है यूनेप, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही इसकी एक मेंबर कह सकते हो यूनाइटेड नेशन का यूनेप, या कह सकते हो कि एक एजेंसी हो गई जो यूनेप के रूप में काम करती है। तो देखा गया कि यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जब भी आपके सामने कभी जिक्र होता है तो यूनेप इस तरह की एक संस्था है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यूनेप क्या चीज है। यूनेप एक तरह की एजेंसी है, या यूनाइटेड नेशन के अंदर जो डेवलपमेंट ग्रुप है उस डेवलपमेंट ग्रुप के अंदर अगर आप बात करो तो उस डेवलपमेंट ग्रुप में भी क्या हो सकता है वहां पर कि यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो एक एजेंसी हो गई, या यूं कह सकते हो कि एक मेंबर के रूप में हो गया। यूनेप क्या है, एक एजेंसी या मेंबर के रूप में है, तो ध्यान रखना मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। देखिए यूनाइटेड नेशन यही चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी जो कंट्रीज हैं वो सभी क्या करने चाहिए, ग्रोथ करने चाहिए, चाहे वो आपका डेवलपिंग कंट्री हो चाहे आपका डेवलप कंट्री हो, यानी विकसित या विकासशील देश सभी क्या करने चाहिए, विकास करने चाहिए। तो उस विकास को करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन ने जो उसका डेवलपमेंट ग्रुप है उसी का एक मेंबर के रूप में क्या माना जाएगा, आपका यूनेप माना जाएगा। कि यूनेप एक मेंबर हो गया या एक एजेंसी या संस्था के रूप में हो गया, यूनेप एक मेंबर के रूप में हो गया या एक एजेंसी या संस्था के रूप में हो गया। तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज या कॉन्फ्रेंस जो परफॉर्म करवाए जाते हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू परफॉर्म कराए जाते हैं, यूनेप के थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं, ठीक है। तो कभी आप यूं सोचोगे भाई कि ये यूनेप कहां से आ गया, यूनेप कोई अलग से कुछ नहीं है, जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसी का एक एजेंसी या पार्ट के रूप में होता है, यूनेप होता है। और इस यूनेप को इस यूनेप का कब स्टैब्लिश हुआ था, इस स्टॉकहोम सम्मेलन जो आपका यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 था, इसी के साथ इसका भी स्टैब्लिश हो गया आपका यूनेप, ठीक है। अब इस स्टॉकहोम सम्मेलन से के जो 1972 था यहां से एनवायरनमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल सेट आउट किए गए थे। इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को देखते हुए इनको लगा कि यूनाइटेड नेशन को कि अब काम किया जाना चाहिए, यूनेप ने यहां से काम करना शुरू किया। और अब इन्होंने क्या किया आगे चलकर, जैसे 1972 के अंदर ये UNHE हो गया, अब आगे चलकर यहीं से फिर क्या शुरुआत हुई, इसके ठीक 20 साल बाद में, इसके ठीक 20 साल बाद में 1992 के अंदर एक UNCED की कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कॉन्फ्रेंस हुई, UNCD की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का अगर नाम देखें अपन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट
डेवलपमेंट। यानी क्या हुआ यहाँ पर कि ठीक 1972 से ठीक 20 साल बाद के अंदर यूएनसेड की जो कॉन्फ्रेंस थी इसका हुआ, और यूएनसेड की जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ करवाया गया? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। ब्राजील में एक जगह है जहां पर रियो डी जेनेरियो के अंदर इस जगह को क्या किया गया? यूएनसीडी जो कॉन्फ्रेंस थी वो करवाई गई थी। याद करने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन में यूएनसीडी दिखाई दे जाए तो 3 वर्ड का मतलब हमेशा एक ही रहेगा। यूएनसी का मतलब जब ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, बराबर है, और उसके बाद में आपने ईओडी बोला तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया। यानी कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर ये 1992 के अंदर ये जब हुई एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये 1992 के अंदर एक बहुत बड़ी क्या थी भाई? एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, और ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी कि इसको नाम ही क्या दे दिया गया? अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट बोल दीजिए, या इसको रियो समिट के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन मत हो जाना। रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन, रियो समिट, रियो सम्मेलन और यूएनसीडी, इन सब चीजों का मतलब एक ही है, इनका कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार आपको यूएनसीडी लिख दिया जाएगा, रियो लिख दिया जाएगा, या अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको लिख दिया जाएगा, तो उसमें आपको कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इस पृथ्वी सम्मेलन को जब इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो इस काम को करने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो तैयार किए गए थे ना भाई, कि आपका जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन जब काम करने जा रहा है, इतना बड़ा पृथ्वी सम्मेलन कराने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लेके तो बैठेंगे वो लोग। तो यहाँ से जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स निकल के आए, ठीक है, यहाँ पर जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स था, तो ध्यान रखना पृथ्वी सम्मेलन के अंदर क्या था? वहां पर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रखे गए। उन आउटकम डॉक्यूमेंट्स को अगर बात करें हम, तो 3 वॉल्यूम के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या रहा कि इन डॉक्यूमेंट्स को 3 वॉल्यूम के अंदर रखा गया, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड। ठीक है, यूपीएससी के पेपर में यहां से पूछा हुआ है वॉल्यूम फर्स्ट में से, वॉल्यूम फर्स्ट में से क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी के पेपर में। तो देखिए क्या था यहां पर वॉल्यूम फर्स्ट में तो क्या दिए गए? सॉल्यूशंस, कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई जो भी दिक्कतें थी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कोई दिक्कत थी, उनके जो सॉल्यूशंस थे, उन सॉल्यूशंस को इस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया। यहां पर इन सॉल्यूशंस को, इन समाधान को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। और दूसरा, यहां पर जो भी आगे इस अर्थ समिट के बाद में, इस पृथ्वी सम्मेलन के बाद में भी आगे जो भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है, या इस अर्थ सम्मेलन के दौरान जो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन सब कॉन्फ्रेंस को प्रोसीडिंग करने के लिए, प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस, तो वो सब किसके अंदर आ रही थी? आपकी वॉल्यूम सेकंड के अंदर। बराबर बात है, सही बात है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के अंदर दे रखा है स्टेटमेंट, कि क्या क्या तथ्य या स्टेटमेंट रखे गए, फैक्ट्स रखे गए, वो किसके अंदर रखे हैं? वॉल्यूम थर्ड के अंदर रखा गया। तो आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी पूछा गया तो आपसे सिर्फ वॉल्यूम फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है, और यूपीएससी में भी यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक तो थोड़ा सा यहाँ पर एक डेट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, यूएनसीडी का आयोजन कब हुआ, कॉन्फ्रेंस का, तो इस सन को ध्यान रख लेना, 3 जून से लेके 14 जून, ठीक है, 3 जून से लेके 14 जून तक आपका 1992 के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, जो भी ये ड्यूरेशन थी, इस ड्यूरेशन के अंदर ये सम्मेलन चलाया गया था। अब देखिए काम की बातें, यहां पर वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर जो दे रखा था, उसमें एक जो चीज दे रखी थी, रियो डिक्लेरेशन। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि रियो डिक्लेरेशन है, रियो डिक्लेरेशन कहां पर आया आपका? वॉल्यूम फर्स्ट में है, सेकंड में दिया है, थर्ड में दिया गया। तो ध्यान रखने की बात है, रियो डिक्लेरेशन के जो 27 प्रिंसिपल्स थे, वो 27 प्रिंसिपल रियो डिक्लेरेशन के नाम से जाने गए, और ये वॉल्यूम फर्स्ट में दे रखा था। ये 27 प्रिंसिपल्स है क्या चीज? कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा, कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए। इस रियो डिक्लेरेशन 27 प्रिंसिपल
इस जो यूनाइटेड नेशन ने कुछ इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू 27 प्रिंसिपल सबके सामने रखे कि अगर कोई कंट्री या कोई स्टेट इन 27 प्रिंसिपल को एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर फॉलो करता है तो एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान होगा वहां पर, और साथ में डेवलपमेंट भी चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा जो इसके अंदर पार्ट दिया, इन्होंने दिया एजेंडा। वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया था, आपका एजेंडा दिया गया था। एजेंडा की अगर बात करें अपन, ठीक है, एजेंडा की अगर अपन बात करें तो एजेंडा क्या होता है भाई, आप जानते हो हमारे दिमाग में एक ध्यान होता है कि एजेंडा का मतलब ही क्या होता है कि कुछ हम टारगेट डिसाइड करते हैं, किसी काम को करने के लिए हमारा कोई एजेंडा बनाया जाता है। तो यहां पर भी इन्होंने एक एजेंडा डिसाइड किया। वो एजेंडा क्या था आपका, ग्लोबल एक्शन प्लान। ये एक ग्लोबल एक्शन प्लान था, किसके लिए, सस्टेन डेवलपमेंट। ये ग्लोबल एक्शन प्लान था सस्टेन डेवलपमेंट, यानी किसके लिए, सतत विकास के लिए। सतत विकास के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान डिसाइड किया गया कि हाँ भाई, हमको आने वाले समय के अंदर, आने वाले वर्षों के अंदर हम जब कोई डेवलपमेंट करने जाएंगे तो हमारा सतत विकास इस तरह से होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हो और कंटिन्यूअसली हर कंट्री अपनी ग्रोथ भी करता रहे। सतत विकास का मतलब ही ये होता है कि कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है, कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के अपना जो ग्रोथ होती रहती है उस विकास को आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप विकास तो कर रहे हो, कहीं डैम बना रहे हो, कहीं पुल बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो और उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के चक्कर में आप एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लिए जो ग्लोबल एक्शन प्लान के रूप में तैयार किया गया सतत विकास के लिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, यही एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। यही पूरे वर्ड के अंदर एजेंडा किस रूप में जाना गया, एजेंडा 21 के रूप में जाना गया। तो चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो एजेंडा 21, जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। यानी कि यहां पर क्या क्या रियो डिक्लेरेशन दिया गया, एजेंडा रखा गया, तीसरा रखा गया यहां पर आपका स्टेटमेंट। किस तरह का भाई, कि कोई भी स्टेटमेंट है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जिस तरह से जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है तो उस नुकसान को कम से कम हो, कोई भी जंगल का कोई भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ तथ्य स्टेटमेंट रखे गए, वो भी किस में दिए गए, वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर रखे गए। सही बात है। ये जो भी थे आपके एजेंडा 21, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये कैसे थे आपके, नॉन लीगल। नॉन लीगल का मतलब है कि अगर कोई कंट्री, मान लीजिए यूएनसीडी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाला कंट्री, यूएनसीडी की कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में अर्थ सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट करके जब इसका मेंबर बनना होता है, तो जब भी पृथ्वी सम्मेलन का मेंबर बनना था तो वहां पर डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए कि भाई कि आप इसके मेंबर बनने चाह रहे हो तो भविष्य के अंदर आप इन सब चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। तो वहां पर मेंबर बनाए गए थे कि आप इन सब चीजों का फॉलो कर सकते हो। तो हमने क्या बोला, फॉलो कर सकते हो, फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं रखा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इस तरह का अभी लोगों को बाध्य नहीं किया कि आप है ना कि भाई कि आप हमारे हिसाब से ही चलो। उन्होंने एक तरह का प्रपोजल रखा और इस तरह के प्रपोजल में कहा कि ये सब चीजें करोगे तो एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होगा और इन सब चीजों के लिए आप बाध्य भी नहीं हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना था एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। सही बात है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि इन सब चीजों को क्या रख दिया, नॉन लीगल रख दिया और कैसा रख दिया, वॉलंटरी। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसके मेंबर बन भी जाते हो तो आपके लिए इन सब चीजों के अंदर आप बाध्य नहीं हो कि आप इन सब चीजों को फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आपकी एक है कन्वेंशन, चौथे नंबर पे क्या दे दिया अपन ने, कन्वेंशन। देखिए जो ये कन्वेंशन होते हैं, ये सब कन्वेंशन कैसे होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी का मतलब लीगल होते हैं और इन सब को फॉलो करना जरूरी होता है। तो यहां पर जो एक कन्वेंशन दिया गया है यूएनसीसीडी के नाम से, क्या कन्वेंशन का नाम दिया गया, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण से रिलेटेड जो भी एक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिस तरह से मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है, डिजर्ट का जो विस्तार हो रहा है, उस विस्तार को भी रोकने के लिए इन्होंने क्या किया गया, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए। वो इस किस कॉन्फ्रेंस के रूप में जाने गए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यानी कि कन्वेंशन हमेशा कैसे होते हैं, आपके बाध्यकारी होते हैं, लीगल होते हैं। अगर कोई यूएनसीसीडी को साइन करेगा तो उसको यूएनसीसीडी के नियमों का पालन करने के लिए उसको लीगली रूप से बाध्य है वो, ठीक है। यहां तक तो छूट थी कि भाई कि आप अगर मेंबर बन भी जाते हो तो आप अगर बात नहीं भी फॉलो कर रहे हो तो भी कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई थी, वॉल्यूम फर्स्ट से जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये सब बातें कहां से जुड़ी हुई थी, वॉल्यूम फर्स्ट से जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर अपन देखें कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए रियो डिक्लेरेशन के अंदर कितने प्रिंसिपल थे, 27 प्रिंसिपल थे। और जो आपका यूएनसीसीडी था इसको रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो भाई ध्यान रखना, दोनों चीजें एक नहीं है, रियो डिक्लेरेशन अलग बात और रियो कन्वेंशन अलग बात, ठीक है। ये सब चीजें तो आपकी नॉन लीगल थी और आपकी बाध्यकारी नहीं थी और ऐच्छिक थी, जबकि ये सब कन्वेंशन क्या आपके लिए बाध्यकारी है, जिसको आपको मानना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से पूछा गया है, यूपीएससी वगैरह के पेपर में पूछा गया, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बना था, ठीक है। इसी तरह से इस जो आपका ये यूएनसीडी है, इस यूएनसीडी के अंदर एक और बहुत बड़ा काम हो रहा था यहाँ पे कि यहाँ पर दो चीजें हुई, यहाँ पर सीबीडी कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी, यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि जिस तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरे वर्ल्ड लेवल पर लॉस हो रहा है, ये अपने यूनिट 4 वगैरह में शायद दे रखा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विभिन्नताएं, ठीक है, वो अलग टॉपिक है अपने आप में। तो इस तरह के किसी भी स्थान पर जीव जंतुओं की जितनी विभिन्नता होती है उतनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। तो इकोसिस्टम में ये माना जाता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होती है तो वो इकोसिस्टम भी उतना ही स्टेबल होता है, ठीक है, ये अलग चीज है। तो हमको क्या है कि अभी धीरे धीरे एनवायरमेंट का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी कंजर्व करना जरूरी है और इसको नाम दिया गया कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यही कहेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बराबर बात है। दूसरी तरफ एक काम और हुआ यहां पे, यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी की बात करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अगर इसकी फुल फॉर्म देखना चाहे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अगेन देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर क्या लिखा भाई अपन ने, यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का मतलब हुआ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो आपका ये है यूएनएफ, यूनाइटेड नेशन, एफ का मतलब फ्रेमवर्क, सी का मतलब यहां पर कन्वेंशन और इस सी का मतलब है क्लाइमेट चेंज। तो अब ध्यान रखना यहां पे भी वर्ड क्या आ गया, कन्वेंशन। यहां पे भी वर्ड क्या आ गया, कन्वेंशन। कन्वेंशन वर्ड आते ही आपको बता देते हैं यूएनएफसीसी भी क्या था, लीगल था। यूएनएफसीसी भी क्या था आपका, लीगल था, यानी कि इसको भी क्या करना चाहिए, बाध्यकारी है, इसको फॉलो करना क्या आपका बाध्यकारी है, लीगल है। और ये यूएनएफसीसी की बात करें तो इस यूएनएफसीसी का भी भाई कब हुआ था, इसको साइन के लिए कब ओपन किया गया था यूएनएफसीसी को, 12 जून 1992। देखिए ये जो सारी चीजें हो रही है, चाहे आपका यूएनसीसीडी हो, चाहे आपका रियो डिक्लेरेशन हो, ये चाहे आपका एजेंडा 21 जारी हो, ये जो जितने भी कार्यक्रम सारे हुए हैं वो कब हुए हैं आपके 1992, 3 जून और 14 जून के बीच हुआ है, बराबर बात है। अगर आप देखें ना, गौर से देखो, आप इसको गौर से देखो, 3 जून से लेके 14 जून के बीच में आपका यूएनसीडी हुआ। इसी यूएनसीडी से क्या निकल के आया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट जून। तारीख क्या बन गई, 12 जून, किसके बीच में आई, 3 जून से लेके 14 जून। तो अगर आपको ऑप्शन में थोड़ा सा भी कहीं से हिंट मिल गया तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से आप टिक कर जाओगे, क्योंकि निकल के कहां से आए, यूएनसीडी से ही निकला यूएनएफसीसी,
सही बात है। इसी तरह से एजेंडा 21 की बात करें तो ये भी कब निकला आपका, 13 जून से लेके 1992, ये लीजिए किसके बीच में, 3 जून से लेके 14 जून, क्योंकि यहीं से तो निकल रहा है जो भी इस ड्यूरेशन के अंदर ही सारा काम हो रहा है आपका। सीबीडी की बात करो, सीबीडी को लिए भी साइन किया गया 1992 के अंदर। और अगर बात करें अपन यहाँ पर ये इफेक्टिव कब से हुआ सीबीडी, 1993 से, ये लो ठीक है। साइनिंग पूछे, जो भी कंट्रीज इसको सीबीडी को साइन कर रहे थे वो 1992 में, कब, जब ये आपकी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन का जब आयोजन चल रहा था उसी वक्त हो रहा था ये सारा काम। उसी सम्मेलन के 3 जून से 14 जून के बीच में सारा काम चल रहा था उस वक्त, ठीक है। तो जो भी डेट आ रही है उन डेट के अंदर हम उलझने वाले नहीं है, क्योंकि हमने इस चीज को समझ लिया। जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया वो कभी भी इन डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जब क्वेश्चंस का एमसीक्यू आता है तो ये सारे वर्ड वहां पर एमसीक्यू में लिखे हुए मिलते हैं। यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी भी मिलता है, एजेंडा लिखा हुआ मिलता है, या डिक्लेरेशन मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हमने इन सब चीजों को कोरिलेट करके समझा है तो मान लीजिए आपका एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखा जाए तो अब देखिए इसमें और भी बहुत काम सारी बात है। जिन जिन मेंबर ने 12 जून 1992 को साइन किया था यहाँ पर, इन मेंबर ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ भाई हम हर साल मिलेंगे, भाई हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करेंगे जिसको हमने नाम दे दिया कॉप। क्या नाम दे दिया, इन जो भी 12 जून 1992 को जिन कंट्री ने साइन किया वो सब कॉप के नाम से जाना गया। जब और कॉप का ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखना हर साल कॉप ऑर्गेनाइज होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। सही बात है। तो ध्यान रखना यूएनएफसीसी किससे जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। कॉप किससे जुड़ा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन सी संस्थाएं क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है, तो ये सारी संस्थाएं क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये एवरी ईयर इनकी मीटिंग होती है, हर साल मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के अंदर ये एवरी ईयर डिसाइड करते हैं कि भाई कि कितना एनवायरनमेंट यानी क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है। जो भी एक्टिविटी होती है हर साल, उस एक्टिविटी की वजह से कितने क्लाइमेट पे फर्क पड़ रहा है, वो सब चीजें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज डिसाइड होती है। कहां से निकल के आया भाई कॉप, यूएनएफसीसी से निकल के आया कॉप, ये लो भाई आराम से हो गया, ठीक है। और मैंने क्या कहा, हर साल इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो पता चला जब कॉप फर्स्ट आया, कॉप सेकंड आया, कॉप थर्ड आया, तो जब कॉप थर्ड आया तो उस कॉप थर्ड के अंदर ही इसका आयोजन कहां पर हुआ, क्योटो जापान में। और यही यहां से क्या निकल के आया, क्योटो प्रोटोकॉल। यानी क्योटो प्रोटोकॉल भी किससे जुड़ा हुआ है, आपके क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। ये सब चीजें सिलेबस में है भाई आपके, ये सब चीजें सिलेबस में है, लेकिन स्टूडेंट इन सब चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और कोरिलेशन जब तक नहीं करना सीखोगे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, तब तक आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और हमको यही कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम इन चीज़ों को रटना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से यूएनएफसीसी से निकल के आया क्या, कॉप, क्योंकि हर साल इन मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि मीटिंग की जाए, तो ये क्या हो गया, आपकी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज हो गई, बराबर बात है, ठीक है। तो यहां से इस चीज को, और कॉप की जो तीसरी मीटिंग हुई क्योटो जापान के अंदर, उसको क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। तो वो भी किससे जुड़ा हुआ, आपका यही जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक। तो कहने का मतलब हुआ, अब छोटी छोटी कुछ चीजें हैं कि भाई कि कॉप कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कितने मेंबर वगैरह ने साइन वगैरह किया था। तो ये थोड़ा क्या होता है, डाटाबेस चीज होती है कि अगर आपके माइंड में अगर आप याद रख सकते हो तो रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 154 कंट्रीज थे जिन्होंने इस यूएनएफसीसी को साइन किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके थी ये कैसी थी, ये 2 मल्टीपल ट्रीटीज थी। कैसी थी ये, 2 मल्टीपल ट्रीटीज थी। और इनको भी क्या किया गया था, ओपन किया गया था साइन करने के लिए, कि भाई आप इन सब चीजों को समझिए और साइन कीजिए, ओपन फॉर साइन, ठीक है। कोई भी कंट्री इन ट्रीटीज के ऊपर साइन कर सकता है, ट्रीटीज वगैरह आप समझते ही हो, ठीक है। और मल्टीलैटरल थी, मल्टीलैटरल ट्रीटीज थी, ओपन फॉर साइनिंग थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां तक हम समझ चुके होंगे कि क्या हुआ। पहले 1972 के अंदर क्या है आपका,
स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, सबसे पहली बार एनवायरनमेंट के बारे में बातें हुई, यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए बातें हुई, ये सब बातें हुई। तो इन सब चीज़ों को करवाने के लिए फंक्शनिंग में लाने के लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन थी, एजेंसी थी आपकी, यूनेप था। यूनेप का ही इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूनेप इसके ही ठीक 20 साल बाद में पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन हुआ, ठीक है, 1992 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। इंपॉर्टेंट डेट ये हो गई इसलिए क्योंकि 3 जून से 14 जून के बीच में कई डेट आ गए आपके, ठीक है, 3 जून से 14 जून के बीच में क्या आ गए आपके, बहुत सारे डेट्स आ गए। तो ये सब चीज़ों, इसके अंदर क्या हुआ, जो डॉक्यूमेंट था वॉल्यूम 1, 2, 3 के रूप में था। वॉल्यूम 1 में ये सारे रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, स्टेटमेंट फॉरेस्ट कन्वेंशन, ये सब चीज़ें आई थी। यूएनसीडी के अंदर 2 मल्टीलैटरल ट्रीटीज साइन हुई थी, सीबीडी और यूएनएफसीसी के अंदर। ये यूएनएफसीसी के मेंबर जो आगे चल के क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस और पार्टीज हुई, जो हर साल मीटिंग हुई, ये कॉप सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। तीसरा जो कॉप सम्मेलन हुआ, वहाँ पर क्या बनाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया, ठीक है। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है अपना एजेंडा 21 दे रखा है, ठीक है। आप मान के चलिए कि ये जो सब चीज़ें दे रखी है आपके सामने, जो बोर्ड पे ये सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं, इन सब जगह से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाने कन्फर्म है। कि कभी ऐसा नहीं होता कि एनवायरमेंटल साइंस का पेपर बने और उनमें से इस यूनिट 10 वाले पार्ट में से क्वेश्चंस नहीं आए। कहने का मतलब यूनिट 10 के जो टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक में से क्वेश्चन आना तय रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल्स, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, रामसर कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।